राष्ट्रीय समसामयिकी पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। राष्ट्रीय समसामयिकी 2 वीडियो फिलहाल यहाँ पे ब्रेक करते हैं। अभी राष्ट्रीय समसामयिकी पर और वीडियो मैं डालूंगा, लगभग 2 या 3 वीडियो और राष्ट्रीय समसामयिकी पर आएंगे, लेकिन लगातार बोरिंग हो जाए इसलिए मैं बीच में आज विज्ञान और पर्यावरण समसामयिकी का अध्ययन हम लोग मिलकर करेंगे। विज्ञान और पर्यावरण समसामयिकी पर भी 2 या 3 वीडियो होंगे। कुल मिलाकर 15-16 वीडियो हो जाएंगे। कमेंट में किसी ने कहा था कि मैं बता दूं कि किस डेट से मैं समसामयिकी शुरू कर रहा हूं, किस महीने से। तो मेरे ख्याल से अगर मई में एग्जाम है, मई 2017 में, तो आपको अगस्त 2016 से समसामयिकी पढ़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने मुख्य रूप से अगस्त 2016 से स्टार्ट किया है। हालांकि मैं क्रमवार नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जरूरी नहीं कि पहले अगस्त पढ़ाऊंगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं मिक्स रूप में अगस्त से लेकर मई तक ले चलने का प्रयास करूंगा। वो मिक्स रूप में रहेगा। सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आपके साथ साझा करूंगा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण अपने अनुभव से मानता हूँ। तो आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत करिए कि मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ या डेट नहीं डाल रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका डेट मैं जरूर डालूंगा, जिसमें डेट पूछे जाने की गुंजाइश होगी। इस घटना का डेट क्या है? अनावश्यक रूप से हर खबर में डेट लेके आप क्या करेंगे? वो एक झूठी तसल्ली कुछ देर के लिए मिलती है, मुझे डेट पता है, लेकिन सत्य क्या है? सैकड़ों खबरों के डेट आपको नहीं याद हो सकते हैं। 4-6 जो महत्वपूर्ण डेट हैं उन्हें मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। मुझे खुद ही चिंता रहती है कि कहीं मेरी वजह से आपका नुकसान न हो जाए। बिल्कुल परेशान न होइए, जहां महत्वपूर्ण डेट होंगे मैं आपके साथ साझा करूंगा उसे। दूसरी बात है कि ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज है विज्ञान और पर्यावरण समसामयिकी। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2016 में 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं भारत में। 2016 में 2 नए टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। एक है ओरंग टाइगर रिजर्व, दूसरा है कामलांग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व की घोषणा असम सरकार ने की है और कामलांग टाइगर रिजर्व की घोषणा अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। जो कामलांग टाइगर रिजर्व है वो देश का 50वां टाइगर रिजर्व है, इसलिए महत्वपूर्ण है। देश का 50वां टाइगर रिजर्व कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इस प्रकार अब देश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 50 हो चुकी है। इससे पहले बाघ जनगणना 2014 में हुई थी। तो बाघ जनगणना 2014 में हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर। हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी हुई थी। मैं हाल ही में से मतलब होता है कि मैं खबरें लेकर चल रहा हूं मुख्य रूप से अगस्त से लेकर अब तक, जो कि आपके लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी हुई थी। उसमें पहला स्थान चीन के सनवे टाइवलाइट ने प्राप्त किया है। जो सनवे टाइवलाइट है उसने चीन के ही तियानहे-2 को पीछे छोड़ा है। सनवे टाइवलाइट के पहले चीन का ही सुपर कंप्यूटर तियानहे-2 नंबर 1 पे था। तो सनवे टाइवलाइट ने तियानहे-2 को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में जो सर्वोच्च 500 टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची है, उसमें भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला सुपर कंप्यूटर सहस्त्र-T है। सहस्त्र-T को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में ईल मछली की नई प्रजाति मिली। इसका जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि करंट के रूप में न भी तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईल क्या है। ठीक है, समुद्र में पाया जाने वाला ईल क्या है? मछली है, ऑक्टोपस है, कोई घोंघा है, क्या है? तो ईल एक मछली होती है। तो बंगाल की खाड़ी में ईल मछली की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर जियो साइंस एक पत्रिका है। तो नेचर जियो साइंस पत्रिका ने एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की, जिसके अंतर्गत उसने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान दोनों आ जाते हैं। सीमाओं का बंटवारा जरूर हुआ है, लेकिन एक इकाई के रूप में भारत पाकिस्तान एक ही है। आप मैप में बॉर्डर को छोड़कर देखेंगे तो सिंधु नदी का जो मैदान है और सतलुज नदी का मैदान, फिर गंगा नदी का मैदान, पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान, सतलुज का मैदान, गंगा का मैदान, एक संयुक्त मैदान का निर्माण करते हैं। एक साथ विस्तृत है सिंधु नदी तक। जो गंगा का मैदान है सिंधु नदी तक चला जाता है। तो नेचर जियो साइंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मैदान में जो भूमिगत जल है उसका 37% जल आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। 37% जल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। आर्सेनिक एक धातु होता है और कैंसर कारक होता है। इससे कैंसर हो जाता है लगातार पीने से ऐसे पानी को। नेक्स्ट, चीन ने हाल ही में विश्व के पहले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया।
चीन ने हाल ही में विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। क्वांटम संचार उपग्रह क्या होता है? क्वांटम संचार उपग्रह एक बीम तरंगों का प्रक्षेपण, सूचनाओं के प्रेषण के लिए, जैसे सामान्य जो संचार उपग्रह होते हैं सूचनाओं के प्रेषण के लिए माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का, लेकिन जो क्वांटम संचार उपग्रह होता है वो बीम का प्रयोग करता है। एक विशिष्ट प्रकार की तरंगें होती हैं बीम। इससे लाभ ये होता है कि क्वांटम संचार उपग्रह जो सूचनाएं प्रेषित करता है वो पूरी तरह सुरक्षित होता है, उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। सामान्य संचार उपग्रहों से जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं उन्हें हैक किया जा सकता है। तो ऐसा क्वांटम उपग्रह, पहला क्वांटम उपग्रह का प्रक्षेपण चीन ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विवादास्पद जीन एडिटिंग तकनीक का परीक्षण इंसानों पर किया। जीन एडिटिंग क्या होती है? प्रत्येक मनुष्य का सबसे छोटी इकाई कोशिका का डीएनए होता है। कोशिका होती है, कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होते हैं, जीनों का एक निश्चित अनुक्रम होता है। डीएनए में जीनों का एक निश्चित अनुक्रम होता है। तो चीन ने जीन की एडिटिंग जो तकनीक होती है, यानी जीनों का फेरबदल वाली जो तकनीक होती है उसका परीक्षण पहली बार इंसानों पर किया है। इस तकनीक का जो नाम दिया गया है वह क्रिस्पर तकनीक। क्रिस्पर तकनीक क्या है? हाल ही में चीन द्वारा परीक्षण किया गया इंसानों पर। क्रिस्पर तकनीक क्या है? आप विकल्प चुनेंगे, जीन एडिटिंग तकनीक है। ओके। 2016 में जीका वायरस बड़ा चर्चा में रहा। 2016 में पूरा दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका में क्या होता है? यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको है, मैक्सिको के दक्षिण में जो 7 देश हैं, मैक्सिको के दक्षिण में जो 7 देश आते हैं वो मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो पूरा दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका जीका वायरस से ग्रसित रहे। इसका प्रारंभ ब्राजील से हुआ था। जीका वायरस का, जीका वायरस 2 तरह के मच्छरों द्वारा फैलता है, एक है एडिज एजिप्टी और दूसरा एडिज एल्बोपिक्टस। एडिज एल्बोपिक्टस को टाइगर मच्छर भी कहते हैं, एशियन टाइगर मच्छर कहते हैं एडिज एल्बोपिक्टस को। जीका वायरस से जो महिलाएं ग्रसित होती हैं उनसे जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे में एक खास तरह का विकार होता है जिसे हम माइक्रोसिफेली विकार कहते हैं। जीका वायरस से ग्रसित महिलाओं के बच्चे में कौन सा विकार पाया जाता है? माइक्रोसिफेली विकार। माइक्रोसिफेली विकार से ग्रसित बच्चों का सिर बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, देखने में बिल्कुल असामान्य लगता है। तो एक तो उनका सिर छोटा होता है, दूसरे उनका जो मानसिक विकास होता है अवरुद्ध हो जाता है। जीका नाम कहां से लिया गया है? जीका वायरस का नाम, जीका नाम युगांडा के जीका जंगल से लिया गया था। यह वायरस सबसे पहले युगांडा के जीका जंगल के किसी बंदर में पाया गया था, इसलिए इसका नाम, जीका का नाम युगांडा के जीका जंगल से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट, अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। हिंदी में एक दूसरा नाम है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और जैवमंडल निचय, 3 नाम है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल निचय और बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जो प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र होते हैं वो 3 तरह के आरक्षित क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है वन अभ्यारण्य जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वन अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें नियम कानून उतने कठोर नहीं होते हैं। दूसरा होता है नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय पार्क। तीसरा होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें नियम कानून बहुत ही कठोर होते हैं। इंसानों का जो प्रवेश संबंधी नियम कानून है, आवास बनाने संबंधी, घूमने संबंधी, कहाँ तक आप कैमरा लेके जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं कैमरा लेके जा सकते हैं अगर टूरिज्म करने जाते हैं वहाँ पे, तो इसमें नियम कानून जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वो कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, घने जंगल वाले क्षेत्र होते हैं। तो हाल ही में तो दुनिया में केवल भारत में ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, भारत में लगभग 18 या 19, अब पता कर लीजिएगा, भारत में लगभग 18 या 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, तो दुनिया के अलग अलग देशों में बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं सभी में। तो यूनेस्को ने क्या किया है कि दुनिया के सभी देशों के कुछ खास बायोस्फीयर रिजर्व की पहचान की है और उनको विशेष लिस्टेड कर दिया है। क्यों? ताकि उन पर ध्यान दिया जा सके, उन पर उनकी सुरक्षा को, उनकी स्थिरता को कोई खतरा न पहुंचे। तो इसको हम कहते हैं, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व का नेटवर्क तैयार कर लिया है। विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व का एक नेटवर्क तैयार किया है यूनेस्को ने। तो हाल ही में अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया। इस तरह यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को के
बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला अगस्त्यमलाई भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु में और पूर्व पश्चिम में केरला में। केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 27 अगस्त 2016 को जूनो स्पेस शटल ने, सबसे पहले बता दें 2011 में नासा, अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा ने 2011 में बृहस्पति से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक स्पेस शटल भेजा था, उसका नाम था जूनो ने 27 अगस्त 2016 को बृहस्पति ग्रह का प्रथम फ्लाई बाई संपन्न किया। लिखा है फ्लाई बाई, ये क्या है? लिखा है फ्लाई बाई संपन्न किया बृहस्पति ग्रह का फ्लाई बाई। जब कोई अंतरिक्ष यान या स्पेस शटल आंकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से किसी ग्रह के समीप से होकर गुजरता है, आंकड़े इकट्ठा करने के दृष्टि से उद्देश्य से किसी ग्रह के या पिंड के समीप से गुजरता है तो उसे कहते हैं फ्लाई बाई। तो जिन्होंने पहला फ्लाई बाई संपन्न किया बृहस्पति ग्रह का नासा द्वारा 2011 में भेजा गया था। नेक्स्ट, अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना। अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार करने वाला। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के डीएनए का एक विशेष प्रोफाइल होता है, यानी डीएनए में जीनों का एक अनुक्रम होता है। जो जीनों का अनुक्रम होता है प्रत्येक मनुष्य के डीएनए में अलग अलग पाया जाता है। एक ही मनुष्य के सभी डीएनए में जीनों का अनुक्रम एक जैसा होगा। एक ही मनुष्य के सभी डीएनए में जीनों का अनुक्रम एक जैसा होता है, लेकिन दुनिया के सभी मनुष्यों के डीएनए का जीन का अनुक्रम अलग अलग पाया जाता है, यानी जीनों के अनुक्रम की दृष्टि से हर इंसान अलग अलग है। तो अपराधियों की आसानी से पहचान करने के लिए आंध्र प्रदेश ने अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार की। प्रोफाइलिंग मतलब डीएनए के जीनों का अनुक्रम पता कर लेना प्रत्येक अपराधी के। इससे फायदा क्या होगा? अगर किसी स्थान पर वारदात हुई, कत्ल हुआ, तो वहां पर कुछ जैविक साक्ष्य पाए जाते हैं। जैसे अपराधी का बाल मिल सकता है, उसकी लार मिल सकती है, उसका भी खून वहां पर गिरा हो सकता है। तो बाल, लार या खून से डीएनए प्राप्त हो जाता है। तो उस डीएनए को लेकर उसका परीक्षण किया जाएगा, उसकी जीन प्रोफाइलिंग तैयार की जाएगी। कौन सा डीएनए? जो वारदात को मिला था बाल, खून या लार में, तो उसकी जीन प्रोफाइलिंग तैयार की जाएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग। अब उस प्रोफाइल को आंध्र प्रदेश में जितने अपराधी हैं जो लिस्टेड किए गए हैं, उनका ऑलरेडी प्रोफाइल सरकार के पास है, पुलिस के पास। तो उन सभी की प्रोफाइल से वारदात को जो डीएनए मिला है उसकी प्रोफाइल मिलान की जाएगी। जैसे ही किसी अपराधी से उसकी प्रोफाइल मिल गई, वो अपराधी पकड़ा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार की। असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते हुए, तिब्बत से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में बहती है। फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल में पहले, फिर असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में चली आती है। असम में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आती है मैदान में चली आती है। मैदान इतना समतल होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बट जाती है। यानी नदी की एक धारा तब होती है जब उसका वेग तीव्र हो, लेकिन मैदान पर आने पर उसका वेग बहुत ही मंद पड़ जाता है। परिणाम ये होता है कि नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, हजारों धाराओं में बढ़ जाती है। छोटी छोटी धाराएं अलग अलग हो जाती हैं, फिर आगे जाकर सभी धाराएं आपस में मिल जाती हैं, फिर नदी चली जाती है बांग्लादेश में। तो जब कई धाराएं बन जाती हैं तो बीच में कई छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इलाहाबाद वाले पुल से गुजरते हैं तो गंगा नदी में आप देखते होंगे कि गंगा नदी की कई धाराएं हैं, बीच में छोटी छोटी जमीन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जहां नदी नहीं प्रवाहित हो रही है, धाराओं के बीच में। वो एक तरह से नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र में कई बड़े नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच। इसको हम कहते हैं गुम्फित जलमार्ग या गुम्फित वाहिका। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसके चलते नदी के बीचों बीच बहुत से द्वीपों का निर्माण हो गया है। उसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो हाल ही में गिनीज बुक ने असम के माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप की मान्यता प्रदान की है। हाल ही में असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया था। हाल ही में असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया था, यानी असम के सभी जिलों में एक जिला कौन सा है? माजुली है। तो इस तरह जो माजुली है भारत का एकमात्र नदी जिला है। ठीक है, नेक्स्ट जीसैट 18 भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है। पहले तो जीसैट उपग्रह क्या होता है? इंग्लिश में नाम है जीसैट अर्थात जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट, अर्थात भूस्थैतिक उपग्रह। जो संचार उपग्रह होते हैं
वो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। कोई उपग्रह, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि कोई उपग्रह संचार सेवा कब दे सकता है किसी देश को अंतरिक्ष से, जबकि अंतरिक्ष में भी वो उस देश के ऊपर ही स्थिर रहे। इसके लिए जरूरी क्या है कि वो उपग्रह उस देश, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो जरूरी है कि वो उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने के क्रम में इस गति से पृथ्वी का चक्कर लगाए कि उसी देश के ऊपर वो उपग्रह स्थित हो। तो इसके लिए जरूरी है कि उपग्रह को एक विशिष्ट ऊंचाई पर भेजा जाए। पृथ्वी से हर दूरी पर अंतरिक्ष में उपग्रह एक ही गति से चक्कर नहीं लगाते हैं, तो वो गति प्राप्त करने के लिए कि उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाए, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना पड़ता है उस उपग्रह को। उस कक्षा को हम क्या कहते हैं? भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इसीलिए संचार उपग्रहों को हम क्या कहते हैं? भूस्थैतिक उपग्रह। तो GSAT-18 अर्थात जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट या भूस्थैतिक उपग्रह 18 नाम दिया गया है, हाल ही में उपग्रह छोड़ा गया। तो GSAT-18 भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है। देखिए, एक तो जो संचार उपग्रह होते हैं भूस्थैतिक उपग्रह, वो बहुत ही भारी होते हैं। दूसरे, उन्हें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाना है। भारत के पास अभी ऐसा रॉकेट नहीं बना है जिससे वो इतने भारी भरकम उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेज सके। इसलिए भारत अपने इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसलिए इसरो अपने ऐसे किसी उपग्रह, संचार उपग्रह को भेजने के लिए विदेशों की मदद लेता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर इसरो ने किसी सैटेलाइट का निर्माण किया है, संचार भूस्थैतिक उपग्रह का, संचार उपग्रह का, तो उसे फ्रेंच गुयाना से भेजता है। फ्रेंच गुयाना पर जो रॉकेट है उसे हम कहते हैं फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र है। जैसे भारत में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, उसी तरह फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो फ्रेंच गुयाना में कौरू प्रक्षेपण केंद्र है, वहां से जो रॉकेट है एरियन रॉकेट द्वारा उपग्रहों को भेजा जाता है। फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से उपग्रहों को रॉकेट एरियन रॉकेट द्वारा भेजा जाता है। तो भारत अपने संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण आमतौर पर फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा करवाता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे रॉकेट नहीं है जिससे कि भारी भरकम उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जा सके। आप समझ गए? तो लिखा है भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-18 अक्टूबर 2016 में फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से एरियन रॉकेट द्वारा भेजा गया। GSAT-18 इसरो का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह है। GSAT-18, इससे पहले सबसे भार वाला उपग्रह GSAT-10 था, 2012 में भेजा गया था, कौरू से भेजा गया था एरियन रॉकेट द्वारा। GSAT-10। अब सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? GSAT-18। नेक्स्ट, fMRI स्कैन, झूठ पकड़ने की तकनीक है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इजाद की है झूठ पकड़ने की तकनीक, नाम है fMRI स्कैन। अब तक झूठ पकड़ने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती रही है अभी तक, उसका नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या किया जाता है? जो किसी को बैठाया जाता है, उसकी हथेली में या मस्तिष्क के पास एक मशीन लगाई जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या करता है? उसकी हृदय गति चेक करता है, श्वसन गति चेक करता है और विद्युत तरंगों को पकड़ता है। दिमाग में विद्युत तरंगें होती हैं, तो विद्युत तरंगों की हलचल को पकड़ता है। लेकिन जो fMRI स्कैन है, वो दिमाग में जो निर्णय देने वाला हिस्सा होता है, डिसीजन मेकिंग वाला जो हिस्सा होता है दिमाग में, fMRI निर्णय देने वाले हिस्से पर फोकस करता है। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई है। नेक्स्ट, PSLV C-35 इसरो का 2-in-1 मिशन। अभी तक इसरो जो रॉकेट छोड़ता रहा है PSLV, वो रॉकेट एक ही कक्षा में, चाहे भारत के हो चाहे विदेशी उपग्रह हो, अभी तक इसरो अपने रॉकेट के द्वारा एक ही कक्षा में उपग्रहों को छोड़ता रहा है। ठीक है, लेकिन PSLV C-35 इसरो का 2-in-1 मिशन है, अर्थात PSLV C-35 रॉकेट के माध्यम से इसरो ने 2 अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों का प्रक्षेपण करने में सफलता हासिल की, एक ही उड़ान में। देखा है, पहली बार इसरो ने एक ही उड़ान में 2 अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों का प्रक्षेपण करने में सफलता हासिल की, नाम है PSLV C-35 रॉकेट द्वारा। ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण समसामयिकी का पहला भाग आज खत्म हुआ। विज्ञान और पर्यावरण समसामयिकी पर 1 या 2 वीडियो और होंगे। राष्ट्रीय समसामयिकी चल रही है, अभी आगे भी चलेगी, 2-3 वीडियो आएंगे। इसके साथ ही मैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी भी स्टार्ट कर दूंगा, फिर आर्थिक समसामयिकी। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे संदेह हैं कि मैं किस महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं डेट नहीं डालता हूँ, वगैरह वगैरह।
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर विश्वास करिए, आपका करंट नहीं छूटेगा और आपका समय भी ज़ाया नहीं होगा, बहुत कम समय में आपका तैयार होगा। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। नमस्कार।